मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है जन सुलभ पुस्तकालय द्वारा आयोजित क्षमा जयंती पर इस एकाग्र में। मित्रों, आज की इस 9वीं कड़ी में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं उन दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जाने माने सिनोग्राफर, डिजाइनर और आर्ट क्यूरेटर राजीव सेठी जी हैं और दूसरी शख्सियत देश की जानी मानी चित्रकार अंजलि ईला मेनन जी है। मित्रों, ये दोनों ही लोग क्षमा जी के साथ गहरे जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आज हम इन दोनों को यहाँ पाकर काफी खुश हैं कि आज क्षमा जी के बारे में कुछ ऐसी चीजें हम लोग जानेंगे जो कुछ नई होंगी, रोचक होंगी और मानीखेज होंगी। मित्रों, अंजलि ईला मेनन जी क्षमा जी की सहपाठी भी रही हैं, क्लासमेट रही हैं, तो कुछ कॉलेज के दिन भी साझा होंगे, शेयर किए जाएंगे। मैं सर्वप्रथम राजीव सेठी जी से आग्रह करता हूं कि वे कृपया इस अवसर पर क्षमा जी के बारे में कुछ कहें और शुरुआत वहां से करें कि उनकी पहली मुलाकात कब, कहां और किन परिस्थितियों में हुई, ताकि हम इन दोस्ती को, इस दोस्ती की यात्रा को भी शुरुआत से समझ सकें। आदरणीय राजीव सेठी जी। क्षमा आपकी सालगिरह पर 83,000 रोशन चिराग। इस साल में अर्पण जी की बेहतरीन प्रयास के कारण दुनिया को आपकी लाजवाब शख्सियत की एक छोटी सी झलक दिख पाएगी। अब ये सफर कभी भी मुकम्मल ना हो, जारी रहे। अब आपने ये प्रयास शुरू किया, उसका हम सब की तरफ से शुक्रिया। तो क्षमा एक ऐसी हस्ती है जो कभी आगे नहीं आती, हमेशा छुपी रहती है और जिनके कारण हमने बहुत कुछ रोशनी देखी। मैं दोस्ती की मिसाल देना चाहूं तो मेरे लिए एक कसौटी की तरह, टैलिस्मैन की तरह एक मुझे एक दृश्य याद है। जब अब्बा कैफी आजमी जी बहुत बीमार थे, मुझे याद है कि जानकी कुटीर में हम लोग मिलते रहते थे और घंटों क्षमा उनके साथ बैठी रहती थी। कोई बातचीत भी नहीं होती थी, बस सिर्फ बैठती थी। और मेरे लिए ये मेरे दिल और दिमाग में एक चीज बैठ गई कि अगर दोस्ती है और दोस्ती की मिसाल है तो ये कंफर्ट लेवल या क्या कहेंगे, बस वहां होना, आपके लिए वहां होना, ये बहुत बड़ी चीज है। क्षमा जितने भी साल मुझे याद है वो मेरे साथ थी हर चीज में। और जैसे आप सब जानते हैं, बहस तो होती थी, क्रिएटिव टेंशन थी, कई चीजें होती थी, मगर उसका होना ही सब कुछ था, है अभी भी है। तो मैं क्षमा को एक दोस्ती यारी का, हमसफर का एक मिसाल मानता हूँ। और अंजलि, आप भी कुछ बोलिए जब आपको पहले मिली। और नहीं, हमारी तो दोस्ती है मेरे से बहुत पहले, 65 साल से, 1959 हम लोग यूरोप में थे। क्षमा इंटर्नशिप कर रही थी बर्लिनर आंसम्बल में। ये बर्लिनर आंसम्बल बर्टोल्ट ब्रेश्ट की विधवा, वो क्षमा की गुरु थी। और मैं थी पेरिस में, पेंटिंग पढ़ रही थी एकोल दे बोजार में। तो एक दिन क्षमा पेरिस में पहुंच गई और बोल रही है कि मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मैं तो अचानक हो गई क्योंकि हमारा हॉस्टल में गेस्ट को अलाउड नहीं था,
बिल्कुल मना था। और बिस्तर के नीचे छुपना पड़ा हर रात। तो हम मगर शमा जब अपना माइंड मेकअप करती थी, वो तो हिलने वाली नहीं थी। नहीं मैं तुम्हारे ही पास रहूंगी। तो मैंने उसको बिस्तर पलंग के नीचे उसका बिस्तर छुपा के 1 महीना छुप के हमारे कमरे में रही शमा। और वीकेंड में हम लोग हिचहाइकिंग करने शुरू कर दिया था। शमा और मैं दोनों ये रोमानेस्क पेंटिंग के चक्कर में थे उस वक्त। तो हम लोग कभी वेस्ले जाते, कभी होते हैं, कभी वो बहुत वो कैथीड्रल शात्रा का था, वो कौन ले गया था आपको? हम लोग गए थे। कोई ले गया था जिससे हाँ, आपको फिर नहीं, परिक्रमा करवाई, हाँ, पैर जूते उतार करके हाँ, किए? हाँ, आपकी कोई ड्रूइड मंदिर है? हाँ, मेरी मासी तो तारा ली? हाँ, सारा? कमला मासी। तो हमने बोला शमा ऐसा बहुत खतरा है हमारे पलंग के नीचे छुप के रहना। तो और हम लोग कैंटीन से सारे इंडियन स्टूडेंट्स अपने जेब में रोटी और ब्रेड और चीज और फल जमा करके शमा के पास खाने के लिए ले जाते थे। ये 20 साल तक नहीं बदला एक्चुअली। आपके बाद आप तो सिटी यूनिवर्सिटी में थे, मगर जब हम लोग गए तब तक मेजॉन द लैंड बन गया था, उस समय नहीं था। मगर वहां भी मगर हमारे बिस्तर बड़े छोटे थे तो उसके नीचे किसी को छुपाया नहीं जा सकता। और मगर ब्रेड चुराना, चीज चुराना आखिरी महीने में जरूरी था, बिकॉज सबकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती थी, तो फिर जाके ब्रेड ही चुराना पड़ता। आप नहीं मानेंगे कि हम लोग कितने गरीब थे। गरीब। तो हम लोग ने एक प्लान बनाया था कि जब समर हॉलीडेज शुरू होगा तो हम लोग हिचहाइकिंग करके पूरा यूरोप को देखेंगे। तो शमा वापस चली गई बर्लिन, और तब जब समर हॉलीडेज शुरू होने लगा हम लोग ने एक दुकान में, वो क्रांतों दुकान में सेल्स गर्ल का काम किया था 14 दिन के लिए, और उससे काफ़ी पैसा बन गया। और वो पैसे से हम लोग ने सफ़र किया पूरा यूरोप का, फ्रांस, स्पेन, इटली। स्पेन भी गए थे। और तो जरा एक किस्सा तो बताइए। हाँ, क्या तो एक किस्सा बताती हूँ। स्पेन में सब लोग ने बोला इधर खाली डोंकी, ये गधे होते हैं, कोई गाड़ी तो नहीं है। मगर हम हाईवे में खड़े होके एक छोटा सा गाड़ी में हम लोग घुस गए बहुत जबरदस्ती करके। ना एक सेकंड, मुझे कुछ याद आ रहा। आप इतनी जल्दी नहीं घुसे, क्योंकि जब हम स्पेन पहुंचे तो आपके पास आपके कागजात नहीं थे। तो शमा ने कहा साली रो दे। वो भी तो हो गया था। और फिर अंजलि को 1 सेकंड लगता था रोने के लिए। तो मेरा फिर रोना शुरू हो गया। और फिर वो पुलिस पर ने कहा भाई जाओ तुम दोनों खातून जाओ, निकल जाओ। मगर हमारा किस्सा अगेन पेरिस और स्पेन से इसलिए जुड़ा क्योंकि जब आप लोग गए थे तब मुझे याद है कि मोहम्मद यूनुस हमारे एम्बेसडर होते थे। तो इस किस्म के इंसान को सिर्फ फ्रैंको के रूल में भेजा जा सकता। फ्रैंको के टाइम पे जब आखिरी में हम लोग पहुंच गए थे मोहम्मद यूनुस के घर पे रात को 12 बजे, और हम लोग ने कहा हम अभी रहने के लिए आए हैं। तो उन्होंने स्वागत की हमारी, और मिसेस यूनुस के कोई कपड़े भी दिए पहनने के लिए, क्योंकि एम्बेसी में हमारा फटा पुराना कपड़ा जो में पहनते थे वो तो ठीक नहीं लगा। मगर मैं कुछ कहना चाहता था कि फ्रैंको जी के टाइम पे जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम बिल्कुल स्पेन की तो बात ही नहीं हो सकती थी। हम लोग, मुझे याद है पेरिस में ये एक हमारी कहावत होती थी कि ग्रांड पेई España, il y a des soleils comme ça, les jolies femmes comme ça, liberté comme ça। थोड़ी सी लिबर्टी थी, बिकॉज फ्रैंको के नाम पे लिबर्टी का तो नाम ही नहीं था। तो हम लोग तो जा नहीं पाए। मुझे समझ नहीं आया कि अंजलि और शमा जो मेरे से ज्यादा ही पॉलिटिकल है, वो कैसे पहुंच गए। उस दिनों में हम लोग दोनों ज्यादा पॉलिटिकल नहीं थे। वो हम लोग में बिल्कुल थिएटर में और फिल्मों में जुड़े हुए थे, उसी का इंटरेस्ट था। और हम शमा और हम
मैं एक बहुत अच्छा थिएटर फेस्टिवल अविन्यो का वेरी फेमस फेस्टिवल में हम लोग को पास मिला था, तो बहुत मज़ा था। हर एक इवनिंग में कोई परफॉर्मेंस, और इतना अच्छा बढ़िया रहने को और खाने को मिला, तो बहुत खुश रहे हम लोग। तो अविनियो में तो मैं काफी बार जाता था आर्यन मुश्किन के कारण, और आर्यन मुश्किन और एलन सेक्सी दोनों शमा को मिले हैं और बहुत इच्छुक हैं कि एक दिन हम सब लोग कभी ना कभी इकट्ठे साउथ ऑफ फ्रांस में घूमेंगे, फेस्टिवल हो या ना हो, देखिए। और मेरा अंकल ईरान में एम्बेसडर था। तारानी बेग husband। हाँ, मेरी मासी आपकी मासी का? मेरी मासी का हस्बैंड, मेरा मौसा, वो एम्बेसडर थे ईरान में। तो हमने एक और सफ़र किया है, थोड़े दिन के लिए हम ग्रीस में एक आइलैंड में रहे, क्योंकि वहाँ बहुत सस्ता था। वो खाली हम लोग नारंगी, संतरा और पालक खाते थे, और कुछ मिलता नहीं था खाने को। मगर उन लोग से हम मिले बेरूट में, हमारे अंकल और आंट, और उनके साथ साथ टर्की में मिले थे बेरूट? नहीं, बेरूट। क्योंकि वो एम्बेसी के लिए 2 गाड़ियाँ खरीदने आए थे, और वो बेरूट में पहुंच गया था गाड़ी दोनों, एक कैडिलैक और कोई बड़ी गाड़ी। तो उनके साथ साथ हमने पूरा सफ़र किया, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, इराक, और बाल्बेक, पीतरा, डेड सी। बहुत मज़ा था। मगर फिर हमारे पास एम्बेसी में जाने के लिए कोई कपड़े नहीं थे तो हम अपनी मासी की साड़ियाँ पहनते थे। जो तारा अली बेग बहुत ही मशहूर, मेरी भी बहुत ही अच्छी मित्र थी, मेंटर थी। जब कुकुल जयकर और कमला देवी के ज़माने में तारा अली बेग जो बच्चों के साथ जो काम किया, जो उन्होंने समाज सेवा की, वो सराहनीय है। और वो बहुत पहले से इन चीज़ों में लीन थी। अपनी डिप्लोमेटिक लाइफ के साथ साथ ये चलता रहता था। मगर जब आपने ईरान की बात की, तो ईरान के बारे में मेरे बेटे ने शमा के साथ हम लोग एक यात्रा में मैंने काफी कुछ कमाया था एक जर्मनी के एक्सपो के साथ। तो मैं मदन गोपाल को, शमा को और रीता, मेरी कजन जो है रीता चिश्ती को ले गया ईरान। और वहाँ कुछ हमारे दोस्त हैं, परवाने इकमदी और शाहरुम नासरी, बड़े सिंगर हैं। तो उन्होंने मिलकर हमें एक हफ्ते के लिए, मैंने एक ट्रक ले ली थी, बस, और उस बस में हम लोग खूब घूमे और गाते रहे और देखते रहे और मजा लेते रहे। अच्छा, मेरे बेटे ने पता नहीं 10-15 घंटों की फिल्मों से, कुछ कचरे से कुछ ना कुछ निकाल के कल रात को ईरान का एक छोटी सी झलक बनाई है, जो मैं जानता हूँ कि प्रभु शमा को आज उसके जन्मदिन में भेंट देना चाहते हैं। So if that's all right, I think we can just show that little film. Because this was, of course, I think about your first trip to Iran. Don't behave like a tourist. दुनियान किरण चिचरानिया चिड़ी चूक दीद नाल तुझ पे पादियो ते पइयां दुध दे मधानिया
ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ Him to sing one Hindi film song. Tell him to sing one Hindi film song. One Hindi. और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं तेरे मन की जमुना का बोल राधा सुना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी में हमें तेरा एतबार ना रहा एतबार ना इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना इचक दाना बोलो क्या I'd like to say another story. Yeah. So जी अंजलि को एक कहानी याद आई जब जी बताएं अंजलि। जब शमा और मैं यूरोप का और ईरान का सफ़र करा के वापस दिल्ली को आए तो शमा बम्बई गई थी और एक दिन मुझे इनविटेशन मिला है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के घर से लंच के लिए आ जाओ। तो मैं अचानक हो गई है ऐसे कैसे इनविटेशन, चलो हम देखेंगे क्या है। तो मैं पहुंच गई वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब के घर पे और वहाँ थे शमा बीवी का बाप डॉक्टर जैदी। तो हम लोग ने तीनों पहले खाना खाया, हम अभी सोचते रहे क्यों मुझे बुलाया है। तब जब खाना ख़त्म हो गया तो डॉक्टर जैदी ने कहा, अंजलि तुम जानती हो कि शमा एक लड़के की शादी करने चाहती है जो थिएटर में काम करता है। तो हमारा कहना तो नहीं मानती है क्योंकि हम इस बात में बिल्कुल खुशी नहीं है और हम लोगों ने बहुत उनसे बात किया, वो बात सुनती नहीं है। और आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो तो आप उसको समझाओ कि ये बात इज़ नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि तब मैं आँख खोल के लेकर कुछ बोला नहीं। तब बोले ऐसे मत मानो कि ये हिंदू मुस्लिम का सवाल है। वो लड़का हिंदू है तो हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर वो कितना कमाता है थिएटर में? 500 रुपया, 500 रुपया। और शमा भी थिएटर में ज्वाइन किया, उसको 500 रुपया। तो 1000 रुपया में उन लोग गुजारा करेंगे? कैसे गुजारा करेंगे? मगर हमने समझाया तो मैं चली गई। बोला हम बात तो कर लेंगे मगर मत सोचे कि ये कोई सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो मैंने शमा से बात किया, शमा हंसने लगी, नहीं मैं तो सच्ची पे ही शादी करूँगी। तो ज़बरदस्ती करके शादी कर ली और उसने कहा अपने बाप को, मैं गरीबी से डरती नहीं हूँ। हाँ, मैं
खाली हमारे इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस में जुड़ी हुई हूँ। और क्षमा इज रियली द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर मेट। वो 4 भाषा में लिखती भी है, पढ़ती भी है। और मैं सोचती हूँ कि क्षमा को उन्होंने ये क्षमा और सत्यु 2 छोटे कमरे में बॉम्बे में बहुत साल बीत गए रहते। पहले क्षमा ने कह दिया सत्यु को, मैं अपना काम करूँगी थिएटर में और फिल्मों में, मगर मुझे खाना नहीं पकाने आता है। तो अभी आज तक एक कप चाय नहीं बना सकती है क्षमा, मगर शी इज सो बिजी इन हर इंटेलेक्चुअल लाइफ दैट उनको समय नहीं होता है ये सब घरेलू काम करना। और 10-15 साल के बाद जब सीमा पैदा हुई और शैली और सीमा उनके बेटियां पैदा हुई, तब उन्होंने 2 और कमरे पड़ोस में खरीद लिया था। मगर अभी सत्यु 90 साल से ज़्यादा है। और जब उन्होंने सत्यु ने गर्म हवा बनाया, उनका नाम भी बढ़ गया था। मगर मुझे तो लगता है फ्रैंकली कि वो गर्म हवा का फिल्म बनाने में क्षमा ने बहुत बड़ा भाग लिया था, वो सिर्फ सत्यु का फिल्म नहीं था। वो तो बहरहाल आपकी जो इंटरव्यूज हैं और जो लोग बता रहे हैं वो बहुत ज़रूरी था। मगर ये जोड़ी भी अनोखी और अपने में एक दूसरे को बहुत कुछ दे पाए। बहुत कम सारी कम फैमिली ऐसा फैमिली सीमा शैली भी थिएटर में है। क्षमा जब सत्यु कनाडा में फिल्म बनाने को शुरू किया तो क्षमा ने वो कनाडा तो बात कर सकते कनाडा में, मगर लिखती पढ़ती नहीं है। तो उन्होंने श्याम बेनेगल के टीम को ज्वाइन किया है और सारे जो मशहूर फिल्म्स हैं श्याम के, उसके स्क्रिप्ट राइटर है क्षमा। स्क्रिप्ट राइटर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। आज तक at the age of 83 क्षमा एक और फिल्म बना रही है श्याम के साथ और मुजीबुर रहमान, और वो अब जाएगी थोड़ी दिन के बाद जब कोविड ख़त्म हो जाता है, बांग्लादेश जाएगी वो फिल्म बनाने के लिए। इतना हिम्मत है उनको और इतना डेडिकेशन। क्षमा कभी यहाँ और वहाँ को हिलती नहीं है। क्षमा जो कर रही है वो बहुत अच्छी तरह करती है। मैं भी खुश नसीब हूँ कि मुझे मौका मिला कुछ प्रोजेक्ट्स में क्षमा के कमराडरी नहीं मगर मार्गदर्शन, उसकी गाइडेंस, उसकी देखरेख, उसकी परख, astute और with absolutely no sense of what is proper. She gives you as it comes. So therefore, ये तो कहना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट्स मेरे साथ जो लिखित में उनका नाम भी जिसमें है, उनको कतई पसंद नहीं आए। जो 2 प्रोजेक्ट मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ उनके साथ किए, पसंद नहीं आए। एक तो पहले सबसे पहले तो मुझे याद है, मैं तो बहुत देर में 1990 में जाके मिला। ये बबरी की बातचीत चल रही थी और जब अयोध्या वो जब ढाई मस्जिद, तो हम लोगों ने एक किताब बनाई थी इंडिया टुडे के साथ जिसका नाम था ये भूमि। तो क्षमा ने देखी थी, बातचीत की और उसमें कई आइडियाज़ थे। कई लोगों ने बहुत कुछ कहा कि क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। अगर आप दिखाएंगे अपन साहब, आप अगर दिखाएं तो उसमें मैंने आपको एक बैलेट पेपर भी दिया था इस किस्म का। जी जी तो पेपर जी, तो ये भूमि का कवर जो किताब की कवर है वो भी दी होगी, पता नहीं अगर आप दिखा सकते हैं उस पर। जी मीडियम तो मुश्किल है, मगर बहरहाल क्षमा
इसमें हजारों लोगों के आइडियाज हैं। अनाथालय बनाए, अस्पताल बनाए, इसमें सर्वधर्म का कुछ होना चाहिए। राजीव साहब, एक कुछ चित्र मैं यहाँ स्क्रीन पर रख रहा हूँ, तो कृपया जी इसके बारे में कुछ आप ही बताएंगे तो अच्छा होगा। नहीं, ये अलग चीजें हैं। ये मेरा जो बम्बई का जो टर्मिनल है, जिसपे मैंने बॉम्बे का जो एयरपोर्ट बनाया है, उसपे ये सब बुद्धिजीवी और आर्टिस्ट इकट्ठे हुए थे। शमा आपको देख रही हैं, सब मैंने वो फोटोग्राफ निकाली जिसपे शमा थी, और हम लोग गए। इसमें दिवांगना देसाई है, शरयू जोशी है, नमिता सराफ है। हम लोग गए एलिफेंटा और जाके वहाँ पर एक जलसा भी किया, जिससे कि मैं एलिफेंटा पे ही एक ग्रैंड होटल का निर्माण कर रहा था बम्बई में, उसके आर्ट का, जिसमें कई यंगर आर्टिस्ट जुड़े थे, बोस और सुदर्शन शेट्टी और रियाज कोमू, साथ साथ में अतुल दोदिया, अंजू दोदिया और नलिनी मलानी और प्रभाकर कोल्टे जैसे सीनियर आर्टिस्ट भी थे। तो वहाँ जाकर हमें देखकर कुछ उससे कुछ इंस्पिरेशन लेकर नई चीज़ें तैयार करना आज की माहौल में और आज के शतक में बहुत ज़रूरी था। वो एक और होटल का प्रोजेक्ट था, क्योंकि फोटो ज़रा मिक्स हो गई है। फिर बम्बई का एयरपोर्ट अलग था और ये भूमि अलग था। तो शमा का ये कहना था कि भाई हमने जब बात की कि कई लोग अलग अलग चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे जो साइलेंट मेजॉरिटी अयोध्या, क्या हुआ, हम चले गए कुछ देखा रहा है जी। अच्छा, तो वो बुक नाम भी था कि ये भूमि साइलेंट मेजॉरिटी ऑन हाउ टू सेव अयोध्या। इसमें हिंदी में भी था, उर्दू में भी थी। और फिर उस पर मतलब शमा का यही कहना था कि भाई ये जो मंदिर बना रहे हैं, उसका जो शिखर है वो शिव का शिखर है, वो तो वैष्णव शिखर ही नहीं है। तो उसका आर्किटेक्चर परख का एक टिप्पणी थी कि ये कितना सोच समझ के बिना है। फिर उससे ऑफकोर्स वो भी उन्होंने बदल दिया और काफी कुछ बदला, शमा के कहने पे नहीं, मगर बदलते बदलते सब कुछ चीजें बदली। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक प्ले किया नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, विजय मेहता उस पे इन्वॉल्व थी, मगर कई उभरते हुए कलाकार सब साथ थे, जिसका नाम था हिडन रिवर, सर्चिंग फॉर द वुमन विद इन, अपने अंदर जो औरत का रूप है। सो अर्धनारीश्वर का एक बड़ा अच्छा स्टैचू जिस पे शमा अपनी कुछ चढ़ा रही हैं। अगर आपको मिलता है तो आप दिखा पाएंगे, मगर अब आप भी स्टिल हो गए। बहरहाल हिडन रिवर एक प्ले था जो हम लोगों ने एक मिल में किया। उसकी स्क्रिप्ट बड़ी मुश्किल थी, बिकॉज 4 दिन में मुझे वो पूरा प्ले तैयार करना था। और उसमें गुरु केलुचरण महापात्रा, तीजन बाई, अमानूर चाक्यार, ऐसे बड़े बड़े गुरु थे। 260 मतलब उच्च कोटि के सब आर्टिस्ट, उनके साथ यंग आर्टिस्ट थे, राहुल घोष, किट्टू किटवानी, संजना कपूर, कई ऐसे लोग थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा। मगर शमा का वहाँ होना एक बहुत जरूरी था, उसके सीरियस रेजोनेंस के साथ सब लोगों ने कहा कि ये तो उठपटांग नहीं हो सकता। अगर शमा न होती तो मुझसे ये पूरा चीज ऑर्केस्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता। वो हमेशा एक सहज मगर गंभीर और ठहरी हुई बात करती थी, और उससे बहुत फर्क पड़ता था। हिडन रिवर के बाद हम लोगों ने बहुत अपने आसपास पड़ोस पे काम किया, जिसको हम सेशियन जर्नी कहते हैं, साउथ एशियन जर्नी, जिसमें हमारे जो पड़ोस है, जो हमारा आसपास, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान, इन सब को लेकर हम लोगों ने आशा की थी कि एक सेंटर बने। अब ये 30 साल से ज़्यादा, 35 साल से कोशिश कर रहे हैं। जर्नी कायम है, हम लोग मिलते रहते हैं। हम लोग पाकिस्तान भी, मैं शमा को पाकिस्तान भी इसी दौरान ले गया था इसी कार्यक्रम में, और पाकिस्तान में कई दोस्त थे, उसके भी मैंने आपको कुछ चित्र भेजे हैं। और हमारे मित्र लाइक हरमीद हरून और
सलीमा हाशमी और नुसी जमील, ये सब शमा को बहुत बेहद प्यार करते हैं और शमा के तो बहुत ही चाहने वाले हैं पाकिस्तान में। और हम लोग मेरे ख्याल 2 बार गए हैं और आशा रखते हैं कि फिर से जा पाएंगे। और ये जो सिलसिला है एशियन जर्नी का, साउथ एशियन जर्नी का, इसका एक बहुत सिंपल हमारे पास एक मुद्रा होती थी, डाइवर्सिटी, कनेक्टिविटी, empowerment, peace. So that was the motto and the mantra. और फिर हम लोग उसके बाद मुझे सरकार ने पूछा कि अगर हम लाल किले पे 150वीं सालगिरह जो बनती है 1857 गदर की, तो मैंने कहा ठीक है, हम, मगर बड़े पैमाने पे हर चीज़ होती है। तो 2-2,500 कलाकार इकट्ठे हुए थे और 5 दिन में हमको एक पूरा प्ले तैयार करना था और उसकी सूत्रधार का जो बोलना था, जो जिस किस्म से हम इसको चीज़ ढाल सकते थे, वो शमा ही कर सकती। तो शमा आके रही हमारे साथ। उसको ये कार्यक्रम बिल्कुल पसंद नहीं आया। अंत में बताया, जब कर रहे थे तब कभी नहीं बोली, तब तो साथ जुड़ी थी। तो सफ़र के साथी हमेशा आपकी हौसला बढ़ाई करते हैं। बाद में मुझे कहा हम लोगों ने ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, और काफ़ी कुछ ठीक नहीं किया था। पर हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। और लाल किला पे इस किस्म का आयोजन करना, जिसमें लाल किला की दीवारों के ऊपर 35-35 फुट का पपेट कंजर्वेशन को ध्यान रखकर, और बहादुर शाह जफर का और बड़े बड़े पुतले बनाकर पूरे मंच पे जो ला पाए, वो आप सोच भी नहीं सकते कि लाल किले पे हो सकता है। और फिर मेरे बाहर के कुछ कार्यक्रम थे जो बार्सिलोना में, और फिर एक्सपो 2000 जर्मनी में बेसिक नीड्स का एक पवेलियन था, जिसमें मुझे 50 देशों में जाकर चीज़ें इकट्ठी करनी थी कि मूल्य हमारी आवश्यकता क्या है जीने के लिए। तो ये सब जर्मनी का था। आप एक चीज नहीं जानते हैं कि शमा हैज गॉट अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। वो हिंदी में क्या कैसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक में तो। और वो जानते नहीं हैं कि जब हम पेरिस में थे स्टूडेंट्स, एक दिन मैंने शमा से कहा, शमा हमको थोड़ा उर्दू सिखा दो। तो शमा ने बोला उर्दू सीखना है, पहले हम गालियाँ सिखाएंगे। और इतनी गंदी गंदी गालियाँ सिखाई मुझे कि वो आज मैं बोल भी नहीं सकती हूँ टीवी पे। बोलो नहीं, एक तो बोलो नहीं। अब आपको उस समय की गाली और आज की गाली बहुत कोई बात नहीं, कुछ भी कह सकते हैं आप। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मसूर की दाल। बिस्मिल्लाह तो बिल्कुल ठीक है। सुनिए बिस्मिल्लाह मसूर की दाल में कुत्ते का पिल्ला। तो शमा ये सुनाती थी सबको, और जो उनके फैमिली वाले थे ज़रा गुस्सा होते थे। और अभी भी शमा दिल्ली को आती है और मुझे बोलती है मेरे बाल काटो। वो सोचती है कि और कोई उनका बाल नहीं काट सकता सिवा मैं। बहुत हंसी करती है। अब हम आप बातचीत ही करते रह रहे हैं, आपने कुछ पूछना हो या आपके जहन में कुछ ऐसी चीज हो जो हम नहीं छू पाए, अर्पण जी पूछिए। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि शमा जैदी और अंजलि इला मेनन जी मिरांडा हाउस में साथ साथ पढ़ी हैं। इन दोनों ने इंग्लिश ऑनर्स किया है। तो उस समय की भी कुछ यादें ताजा करें मिरांडा हाउस की। जी नहीं, एक्चुअली शमा 1 साल हमारे सीनियर थे। तो हमारी जो बहुत फास्ट फ्रेंडशिप हुई थी, तो वो पेरिस में हुई। एक दिन में शमा ये कॉस्ट्यूम्स में और सिलाई में बहुत हाँ, और उसने शमा गई थी श्रीनगर, और वहाँ 2 फेरन जानते हैं आप, जो श्रीनगर में पहनते हैं, 2 फेरन खरीदा, एक उनके लिए और एक मेरे लिए। तो वो फेरन और चूड़ीदार पहन के हम लोग कॉलेज में पहुँच गए।
तो प्रिंसिपल ने दोनों को बुलाया, दिस कॉलेज डज नॉट हैव फैंसी ड्रेस। मैंने बोला ये इंडियन कॉस्ट्यूम है, क्या फैंसी ड्रेस है। और मगर हम लोग को सजा मिला, 2 दिन का सजा मिला था। और बोल रही नहीं चूड़ीदार कौन पहनता है। हम उस दिनों में लड़के लोग चूड़ीदार नहीं पहनते थे, सिर्फ सलवार। तो हम लोग ने चूड़ीदार भी पहना और फेरन भी पहना, और वो लंबे लंबे कान में डालते हैं ना कश्मीर में, वो भी पहन के कॉलेज में पहुंच गए। तो सजा मुझे याद आ गया इस पे, हम लोग ने मेरे ख्याल क्षमा ये सबसे पहले शुरू किया था कि एक सबसे पहली जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने सोचा कि एक ब्रांड होना चाहिए जो कारीगरों का खुद का अपना ब्रांड हो, और एक जो दुनिया में उस समय ये लीवाइज और बेनेटॉन और ये सब चीजें बाहर के कपड़े आ रहे थे। तो हमने सोचा कि नहीं, इंडिया का एक अपना खुद का ब्रांड हो जो हाथ के काम से बना हो, और हाथ की जो मॉडर्न डाइज हैं जिससे हिंदुस्तान मशहूर हुआ। पूरी जो वस्त्र की जो ट्रेड थी उसी से हम लोग सोने की चिड़िया कहलाने लगे। उसमें नील और आल, नील जो नीला रंग, और आल जो मजीठा, जो मैडर रेड, इंडिगो और मैडर का मेल से वो जो कलर की स्पेक्ट्रम हम तैयार कर सकते थे वो और कोई नहीं कर सकता था। तो शमा और मैंने सोचा कि हम लोग एक ऐसी कलेक्शन करेंगे फैशन की जिसमें सिर्फ यही 2 रंगों को लेकर हम इसकी पूरी जो इसकी गुंजाइश है, जो हर चीज को हम एक नए सिरे से दिखा सके, और कलर बड़ा इंपॉर्टेंट था उसमें। तो मुझे याद है कि हम लोग फैशन की उस समय कुछ सड़क कोई बुटीक शुटीक नहीं होती थी। हम लोग गए वो एक चौड़ी बाजार में, एक जहाँ पुराने आर्मी के कपड़े बिकते हैं, और हम लोगों ने वहाँ से जैकेट्स और रेनकोट्स और ऐसी कुछ चीज़ें इकट्ठी की जिसके कट जो है वो बड़े अगर हम उनको ज़रा सा मटेरियल से बदल देते तो वो बड़े कंटेम्प्रेरी थे, और एक नई किस्म की ऊर्जा पैदा हो सकती थी, एक नई किस्म की उपज थी। हम लोगों ने नील आल ब्रांड का नाम भी रखा। और तो मुझे याद है शमा ने क्या किया इसमें, डिजाइन पूरा साथ में बैठ के, और जो नील आल जो शब्द था उस पे हम लोगों ने गाने भी लिखवाए, और उस पे प्रसून जोशी जी ने हमसे पहले एक गीत लिखे थे कि मुझे याद है, एक लाइन तो याद भी है, टन टनाटन बेनेटॉन, और हाउ बेनेटॉन को निकाल के हम लोग कैसे नए फैशन को जो हिंदुस्तान का हो, जो खुद अपनी ही उपज से आगे जा सके, वो पहला प्रयास था। उसमें हम लोग आगे नहीं जा पाए बिकॉज फैशन जिस स्तर पे अभी पहुंचा है उस समय नहीं था, मगर हम लोगों ने डिजाइन बहुत किए। और शमा का इसमें जो उसकी खासियत जो है खास करके कॉस्ट्यूम डिजाइन में, नहीं मगर शमा सिर्फ डिजाइन में होशियार नहीं है, मगर वो अपना कपड़ा भी बनाती है अपने हाथ से। क्या हुआ था, हम पेरिस में हमने बताया था ना, हम लोग बहुत गरीब थे, पैसे नहीं थे। तो विंटर आने लगा और सर्दियों में शमा के पास कोट नहीं था, और बर्लिन में और भी ठंडा है। तो उसने वो फ्ली मार्केट से एक कंबल खरीदी, और हमारे कैंची लेके और एक सुई धागा खरीद के उसने पूरा अपना कोट सिला हाथ से, मशीन नहीं था, कुछ नहीं था। तो उसी समय से मैं जानती हूँ कि शमा का बहुत टैलेंट था सिलाई में भी और डिजाइनिंग में भी, डिजाइनिंग खास करके। जी मित्रों, आप सभी जान रहे हैं कि आज शमा जी का जन्मदिन है 25 सितंबर जी। और मित्रों, इस जन्मोत्सव के बहाने हमने उन पर यह एकाग्र किया, और राजीव जी और अंजलि जी आप लोग अवगत हैं कि हम लोग यह कार्यक्रम उन पर यह एकाग्र 17 सितंबर से कर रहे हैं। तो आज आप लोगों का यह टॉक इस 9वीं कड़ी में है और इस एकाग्र का भी 9वां दिन है। तो ऐसे में आप 2 घनिष्ठ मित्रों को हम लोग सुन रहे हैं,
तो यह अपने आप में एक अपूर्व अनुभव जैसा है कि इतनी सारी चीजें एक के बाद एक याद आ रही हैं। और आज शाम में शमा जी के स्टॉक के साथ हम लोग इस एकाग्र को यहीं पर समाप्त कर देंगे। मैं पुनः कुछ चीज खत्म राजीव जी नहीं के पास आता हूं। खत्म जी खत्म नहीं कीजिए। राजीव। अब क्षमा के बारे में कुछ लोग जानते हैं, तो अब ये खत्म नहीं होने वाली बात, और भी कई चीजें मिलेंगी। आपने जो टाइटल रखा है बिल्कुल ठीक रखा है, हरफन मौला, और वो जी इतनी चीजें हैं तो अभी भी हम नहीं देख पाए। जी बिल्कुल। कई और कहानियां हैं, और इस पे आज की पीढ़ी को गौर करना बहुत जरूरी है। जी सही कह रहे हैं राजीव जी, उन पर जितने कार्यक्रम किए जाए कम हैं। इस एकाग्र में भी कई और स्पीकर्स आने अभी रह गए हैं। आज श्याम बेनेगल जी को भी आना था, मगर उनके कुछ दूसरे शेड्यूल थे तो वे नहीं आ पाए। ऐसे ही कुछ और लोग भी हैं, सुनील शानवाग रह गए और कुछ लोग रह गए। तो बाद में हम जैसे ही मौका मिलेगा तो जो हमारे स्पीकर रह गए हैं हम उनको भी सुनेंगे। तो जो यह एकाग्र को जिस तरह से हमने जिस तरह से इसको डिजाइन किया था कि 17 से लेकर आज 25 सितंबर तक, जो आज शमा जी का जन्मदिन है, तो इस एकाग्र को लगातार चलाया जाए और एक के बाद एक स्पीकर अलग अलग क्षेत्रों से आते जाएं। तो उस कड़ी में आप लोग आए और इतना कुछ जोड़ा, इतनी सारी यादें साझा की, तो यह हमारे लिए भी और तमाम सुनने वाले मित्रों के लिए एक यादगार पल जैसा हो गया कि इतनी सारी चीजें शेयर हुई। और आज शाम में हम लोग शमा जी को सुनते हुए इस एकाग्र को फिलहाल के लिए यहीं पर ये करेंगे, इसको रोकेंगे। और आगे पुनः एम.ए. सत्यु साहब, कई ऐसे लोग हैं जो रह गए हैं, वह भी अभी फिलहाल उनकी कुछ दिखते हैं, वो गिर गए थे, तो इसलिए अभी हम उनको भी नहीं ले पा रहे हैं। एम.ए. सत्यु जी को भी, श्याम बेनेगल जी को भी, सुनील शानवाग भी और कुछ लोग, तो इनको हम किसी और एकाग्र में पुनः इन लोगों को भी जोड़ लेंगे। तो मित्रों, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और राजीव जी और अंजलि जी के पास तमाम तरह के अनुभव हैं, साझा स्मृतियां हैं, साझे कार्य हैं, पूरी की पूरी विरासत है, डिजाइनिंग से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से लेकर तमाम चीजों का। कितने सारे इवेंट्स एक साथ किए हैं, कितनी यात्राएं हुई हैं। तो ऐसे में कोई और चीज आपको याद आ रही हो राजीव जी, तो कृपया शेयर करें राजीव साहब। अब मतलब बातचीत में कुछ चीजें याद आ जाती है, मगर अपन जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये आप जरूरी आप तो पब्लिकेशन है, आप इसको एक पुस्तक में डालिए। ये क्षमा के बारे में एक पुस्तक जिसमें कई और चीजें आ सकती हैं, और हम उसमें सब भाग लेने को तैयार हैं। तो मेरी नज़र में एक ऐसी पुस्तक जो सिर्फ लेख ही ना हो, उसमें कुछ पिक्चर्स हों। अब भी जितने भी मैंने आपके यहाँ सुना, बहुत ही अच्छा लगा, और जब उन लोगों को सुना तो मुझे समझ आई कि कितनी चीज़ें हम क्षमा को इतने पास से जानते हुए भी नहीं जानते थे। तो इसलिए मेरी नज़र में आपको, और कई चीज़ें वो ऐसी विजुअल है, सिनेमा में या ड्रामा में या थिएटर में, लेख तो ज़रूरी है, और जो लोगों ने कहा वो बहुत बढ़िया, मगर सोने पे सुहागा। आप इस पे कोई किताब जरूरी बनाइए और इस पे सबसे इकट्ठा कीजिए जो, और बहुत सामग्री मिलेगी आपको। एक बेहतरीन किताब जैसी किताब इस देश में नहीं है, क्योंकि ऐसी औरत इस देश में नहीं जो क्षमा ने किया है, वो कोई और मैं नहीं जानता। मैं कई हस्तियों को जानता हूँ, औरतों के तो सब कुछ सिखाया है, एक तो मेरे साथ ही बैठी है मगर मेरा मतलब ये कि इसमें आप एक किताब, अंजलि पे तो 2-3 किताबें हैं, तो आप क्षमा पे जरूर बनाइए, जिससे कि ये अगली पीढ़ी तक कुछ चीज रह जाए। मुझे ये आपका जो ये डिजिटल माध्यम है वो ठीक है, जरूरी है, और इसमें उपज है, मगर ये कई चीजें में गायब हो जाता है। अब देखिए ना, पहले भी हम लोग बात ठीक से नहीं कर पाते, और कई चीजें दिखाना भी चाहते थे, वो भी नहीं दिखा पाए। तो आप किताब बनाइए, वो चीज कायम रहेगी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है जी। पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा हो, और आप लोगों का वरद हस्त है तो
सब होगा ही। और हमें भी खुशी होगी कि इस तरह से एकाग्र को इस तरह से हमने डिजाइन भी किया है राजीव साहब कि जी। कालांतर में इसे हम पुस्तक के रूप में लोगों के सामने ला सकें। आपका तो पब्लिशिंग है ना। जी बहुत बढ़िया। तो मेरा ख्याल क्षमा को हम अगर सुन रही है तो बहुत अच्छा, हमारे दिल से क्षमा, वी लव यू। नहीं, मैं तो जरूर फोन करती हूँ उनके बर्थडे पे, तो शाम को फोन करूंगी। मैंने सुबह अपनी पूजा की थाली में फूल समेट कर ऐसे वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप कर दिया था, मगर अब इसके बाद फिर जी बातचीत करेंगे। और आपका बहुत राजीव बहुत साहब, जी राजीव साहब वो जो जी। चित्र है जो बीच में हम लोग उस चित्रों को मिस कर गए थे, मैं उसे कार्यक्रम के अंत में दोबारा से लगा रहा हूँ। हेलमेट के जी नीचे क्षमा। कृपया इनके बारे में कुछ बता दें। जी नहीं, अब पंडित जी, अब वो अगली बार के लिए, अभी पुस्तक के लिए, ये मैंने जी बहुत जल्दी शाम को चीजें इकट्ठी की थी, मगर इसके अलावा कई और हैं। अभी तो समय नहीं था, जब समय निकालेंगे तो कई चीजों से ढूंढ कर, नहीं ये आप दिखा चुके हैं, ये सब कई और जी ऐसी चीजें मैंने देखी, ये सब देख चुके हैं। और मुझे माफ कीजिए जी कि हिंदी अच्छी तरह बोलती नहीं हूँ, ये तो क्षमा ने नहीं सिखाया मुझे। बिल्कुल झूठ, क्योंकि एक बहुत बार भी आपने अनुवाद कहा करने की जरूरत अंजलि जी। एक बार भी जी अनुवाद करने की और जरूरत नहीं, जी ये हाँ। घबराई भी थी बिना जिस बात। भावना वो के क्षमा साथ को, हाँ, वो अर्धनारीश्वर को पूजा कर दी। या क्षमा में जिस है, और मेरे पास विजय मेहता और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये सब वो हिडन रिवर का पार्ट है जो प्ले मैंने किया था ऑन द वुमन इन अस। जी हमारे अंदर जो औरत है मित्रों, जी तो जिस भावनाओं के साथ और जिस अंतरतम की जिस गहराई के साथ इन दोनों मित्रों ने, राजीव सेठी जी ने और अंजलि इला मेनन जी ने अपनी बात रखी, बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग अपने दोस्त को कैसे याद रखते हैं और कितनी सारी स्मृतियां ताजा होती हैं। आज जब दोस्ती के सिलसिले क्रमशः उसकी उम्र घटती चली जाती है, ऐसे में क्षमा जी के इन मित्रों को सुनना और दोस्ती की यह लंबी यात्रा को समझना कितना सुखद है और कितना आवश्यक है कि हम लोग भी इस तरह के मूल्यों के साथ जीते रहें और अपनी इस थाती को, अपने ऐसे अनुभवों को संजोकर रखें। और मित्रता सिर्फ कहने की बात नहीं हो, मित्रता मूलतः निभाने की बात है। कैसे उसका हम निर्वहन कर सकें लंबे समय तक, लंबी अवधि तक, ताउम्र। मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में और तमाम दूसरे कार्यक्रमों में जब हमने एक के बाद एक हस्तियों को सुना और मित्रता के और संबंधों के किस्सों के साझेदार हुए, तो हम यह समझ सकते हैं कि मित्रता और सहकर्म ये सब ऐसे मूल्य हैं जो सिर्फ एक दिन, एक वर्ष के नहीं हैं, बल्कि इसके लिए लगातार हम कई वर्षों तक इसको संजोते रखें, हम इसके भागीदार बने और अपने मित्रों को अपने साथ संजो कर रख सकें। आप दोनों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी आपने सुनिश्चित की। हार्दिक आभार, शुक्रिया सभी मित्रों का जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और मित्रों, आज शाम में हम आज की जो हमारी बर्थडे गर्ल हैं क्षमा जयदी हैं, उनको सुनेंगे और इसके साथ फिर आगे की बात। कितने बजे? धन्यवाद। शाम को क्षमा कितने बजे बोलेंगे? आज शाम को 6 बजे। तो अभी जी, आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन, आभार, शुक्रिया। चलो बंद शुक्रिया। कर दो ऊपर से।